हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बताया जा रहा है कि इन द लास्ट टू चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ आवर कंट्री। तो लास्ट टू चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग तो अपने कंट्री के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़े थे, कहाँ पे प्लेनेट है, सॉरी कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेट्यू है, ठीक है कहाँ पे प्लेन इलाका है। फिर थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, कहाँ से कौन सी नदी बहती है। दीज आर 2 और 3 बेसिक एलिमेंट डेट वन लर्न अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन एरिया। तो ये सब जो है बेसिक एलिमेंट था जो हम लोग अपने एरिया के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। हम लोग इस चैप्टर में थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग 2 एलिमेंट कल मतलब कि पिछले चैप्टर में पढ़े। थर्ड एलिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे कंट्री में कौन कौन सा क्लाइमेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाई डू वियर वुलेंस इन द विंटर। विंटर में हम लोग वुलन क्यों पहनते हैं, समर में अनकम्फर्टेबल क्यों फील करते हैं, ठीक है, जुलाई में रेन क्यों होता है, जून जुलाई में। तो ये सब का आंसर इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्लाइमेट जो है एक लंबे समय का एवरेज होता है, ठीक है, लगभग 30 साल 35 साल इतने साल का एवरेज होता है। तो क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड। और वेदर क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम का होता है, मतलब वेदर जो है 10 मिनट के अंदर भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी धूप है तो वेदर जो है सनी कहलाएगा, ठीक है, और तुरंत बारिश होने लगा तो रेनी वेदर हो गया, है ना। तो वेदर क्या है, वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्थिति कैसा है, वायुमंडल का स्थिति कैसा है किसी एरिया में और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक खास टाइम पे। वहीं क्लाइमेट क्या है, तो 30 साल से है ना, 30 या 35 साल उससे ज़्यादा, मतलब 30 साल से ज़्यादा दिन का एवरेज निकाला जाता है वेदर का। 30 साल से ज़्यादा दिन का एवरेज निकाला जाता है वेदर का, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि वेदर के एवरेज को ही हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, तो जो एलिमेंट होगा वेदर और क्लाइमेट का, मतलब जिस बात पे वेदर या क्लाइमेट डिपेंड करता है, दोनों सेम होगा। जैसे कि टेम्परेचर, वेदर किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे। वेदर कंडीशन जो एक ही दिन में चेंज हो सकता है, जैसा कि हम आपको बताएं, लेकिन एक पैटर्न पे होता है कुछ महीने के लिए। जैसे ठंडा का मौसम है तो 1-2 महीना ठंडा चलता है ना, डे और कॉल और हॉट, विंड और काल्म, इस तरीके से। द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। इसके आधार पर दुनिया को कई क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। हम लोग का इंडिया जो है मानसून क्लाइमेट में है। मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून मौसम वर्ड से डिराइव किया गया है, जो अरेबिक वर्ड है, अरब भाषा का वर्ड है मौसम, वहीं से मानसून को डिराइव किया गया। मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में विंड का रिवर्सल होना एक पार्टिकुलर टाइम में, है ना, एक पार्टिकुलर सीजन में विंड का रिवर्सल होना, मतलब कि वापस लौटना, उसको हम लोग मानसून बोलते हैं। ये मौसम वर्ड से बना है, जो कि एक अरेबिक वर्ड था। द इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून है, जैसे बताया ट्रॉपिकल मानसून इसका पार्टिकुलर यदि बोला जाए तो इंडिया का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मानसून है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। एशिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन जनरल पैटर्न देयर प्रेसिपिटेबल रीजन वेरिएशन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो कह रहा है कैसे पूरे कंट्री को तो मानसून बोल दिया गया, लेकिन कंट्री के अंदर कई तरह की विविधताएं हैं। कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट को देखा गया, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। जैसा कि आपको बताया वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंट एलिमेंट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे अभी। तो क्या क्या एलिमेंट होता है, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कि आसमान से पानी पड़ना, किसी भी फॉर्म में बारिश होना, ओला गिरना, पत्थर पड़ना, सब प्रेसिपिटेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर हमें बांटते हैं। जैसे समर में बता रहा है कि समर में जो मरकरी होता है, जो पारा होता है, 50 डिग्री के आसपास चला जाता है राजस्थान में, जबकि जम्मू कश्मीर उसी समय, है ना, जबकि उसी समय जिस समय राजस्थान में 50 डिग्री होता है, जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री होता है। ठंडा में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो द्रास एक जगह है, लद्दाख में अब आ गया है, तो द्रास में टेम्परेचर जो है -45 चला जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में उसी समय 22 डिग्री होता है, ठीक है। तो बताया गया यहाँ पे कि इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो दिन और रात के टेम्परेचर में एक ही जगह, ही तो दूसरे जगह का बात किया गया ना, इसमें टाइम सेम था, प्लेस डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्या है, इसमें बताया गया कि प्लेस सेम रहेगा लेकिन टाइम डिफरेंट होता है। तो एक ही जगह जो है, जैसे डेजर्ट एरिया की बात किया जाए तो दिन में 50 डिग्री चल जाता है और रात में 15 डिग्री चल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने का अंतर है ना। दिन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रात में 15 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे। तो यदि हम लोग अंडमान निकोबार या केरला की बात किया जाए तो वहाँ के दिन और रात का टेम्परेचर में डिफरेंस काफ़ी कम होता है। मान लीजिए कि केरला में दिन में टेम्परेचर 22 डिग्री है, रात में हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, जबकि राजस्थान में 50 डिग्री दिन में है और रात में 15 डिग्री है। मतलब कि जो डिफरेंस है काफ़ी कम होता है कोस्टल एरिया में और काफ़ी ज़्यादा होता है डेजर्ट एरिया में। यदि हम लोग प्रेसिपिटेशन के आधार पर बांटें
तो कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, कहीं कहीं कम बारिश होता है, कहीं कहीं स्नोफॉल होता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि 400 सेंटीमीटर का बारिश होता है मेघालय में, जबकि 10 सेंटीमीटर होता है लद्दाख और राजस्थान में। लद्दाख में डेजर्ट एरिया है, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश का ठंडा डेजर्ट है लद्दाख में, ठीक है। हमारे कंट्री का मेजर पार्ट जो है, बड़ा हिस्सा जो जून से सितंबर तक बारिश जिसमें होता है, लेकिन तमिलनाडु में ठंडे के मौसम में बारिश होता है, अक्टूबर नवंबर के मौसम में बारिश होता है। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन काफ़ी मतलब लगभग सेम रहता है, वहाँ पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे सीजन में चेंजिंग भी ज़्यादा नहीं होता। जबकि कंट्री के इंटीरियर हिस्से में, यानी कि जो समुद्र से दूर वाले हिस्से हैं, वहाँ पे इस तरह का कंडीशन ज़्यादा होता है। देर इज डिक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल में डिक्रीज होता है जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएँ तो डिक्रीज होता है रेनफॉल में, मतलब ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, वेस्ट में सबसे कम बारिश होता है। नॉर्दर्न प्लेन वाले इलाका में जाए तो दिस वेरिएशन ऑफ गिव राइज टू वेराइटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल। इसके कारण से इंडिया में कई वेराइटी के लोग हैं, उनके खान पान पे डिफर पड़ता है, उनके कपड़े पे डिफर पड़ता है, उनके घर पे डिफर पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। तो देर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनी प्लेस। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 यहाँ पे मेजर कंट्रोल हैं। क्या क्या है? लैटीट्यूड, वहाँ के लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है, मतलब इक्वेटर से कितना दूर है। एल्टीट्यूड यानी कितना हाइट है। विंड एंड प्रेशर सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, और डिस्टेंस फ्रॉम सी को हम लोग कॉन्टिनेंटी बोलते हैं, ठीक है। कंटिनेंट जो होता है कंटिनेंटलिटी, ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। ओशियन करेंट और रिलीफ फीचर, तो इस 6 आधार पे जो है क्लाइमेट जो है डिपेंड करता है, 6 चीज़ पे, लैटीट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, प्रेशर और विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी जिसको कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं, ओशियन करेंट और रिलीफ फीचर के आधार पे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक एरिया में 6 चीज़ हो, ठीक है, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब सारा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन 6 बातों पे डिपेंड करता है किसी एरिया का क्लाइमेट। ड्यू टू तो यहाँ पे बताया गया कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो अर्थ जो है कर्वेचर है, जिसके कारण से सोलर एनर्जी हर जगह बराबर नहीं पहुँचता है, तो इसके कारण से लैटीट्यूड के आधार पे डिफर करता है टेम्परेचर जो होता है, ठीक है। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड द पोल। तो इक्वेटर से यदि हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो एयर टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यदि हम लोग हाइट पे जाते हैं, एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड, यदि अर्थ के सर्फेस से हायर एल्टीट्यूड पे जाए तो एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस, तो हवा वहाँ पे कम घना हो जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर घट जाता है। इसलिए जो हिल्स होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, समर के दिन में काफ़ी ठंडे होते हैं। प्रेशर और विंड सिस्टम की बात किया जाए तो डिपेंड ऑन लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड, तो लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी के आधार पे। तो सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, सी का जो होता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र से दूर जाते हैं तो उसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम होता जाता है, और उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटलिटी बढ़ते जाता है, यानी कि गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्म और ठंडे के दिन में ज़्यादा ठंडा। समुद्र किनारे ऐसा नहीं होता है। ओशियन करंट कैसे अफेक्ट करता है? तो जो ऑनशोर विंड होते हैं, ओशियन करंट यानी कि ओशन में जो करंट ऐसे पानी का जो करंट फ्लो करता है, उसके कारण से हवा फ्लो करता है, काफ़ी ज़्यादा तेज हवा वहाँ पे विंड फ्लो करता है। तो ओशियन करंट अलॉन्ग विथ ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद द वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट, इट विल बी वार्म और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। तो हवा के आधार पर वहाँ का मौसम वहाँ पर डिपेंड करता है। तो जो देश का अंदर वाला इलाका होगा वहाँ पे इस तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओशियन करंट से वहाँ पे कोई क्लाइमेट पे कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनली रिलीफ। रिलीफ कहने मतलब वहाँ का ज़मीन कैसा है, उपजाऊ है, प्लेन इलाका है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, ठीक है। तो रिलीफ भी एक मेजर रोल प्ले करता है ये क्लाइमेट को डिफाइन करने में। हाई माउंटेन्स आज एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। तो जैसे इंडिया में जो कोल्ड विंड नहीं आता है हिमालय के कारण, है ना, सेंट्रल इंडिया से जो कोल्ड विंड आता है हिमालय के कारण इंडिया में नहीं आ पाते, तो इंडिया का रिलीफ इसके मतलब कि इंडिया के क्लाइमेट को इसका भी एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े कि 6 बात पे क्लाइमेट फैक्टर डिपेंड करता है। लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि लैटीट्यूड इक्वेटर से दूरी, एल्टीट्यूड यानी हाइट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट और रिलीफ फीचर, 6 आधार पर। तो इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन डिफर करता है, हम पहले ही बताएं कि कोई जरूरी नहीं कि हर जगह 6 क्लाइमेट डिफर करता ही हो, मतलब 6 आधार हो ही, 6 रीजन हर जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें हो सकता है 4 रीजन हो, 3 रीजन हो। तो हम लोग देखते हैं इंडिया के लिए कौन कौन सा रीजन है। तो जैसा कि बताया गया लैटीट्यूड, तो लैटीट्यूड जैसे इंडिया जो है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ तक है, तो यानी इंडिया इक्वेटर से ऊपर में है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इक्वेटर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री तक जो है ट्रॉपिक जोन कहते हैं। तो ये ट्रॉपिक जोन में, इंडिया ट्रॉपिक जोन में भी है और सब ट्रॉपिक में भी है। इतना दूर जो है ट्रॉपिक जोन में है 23.5 डिग्री तक, और 23 से 37 डिग्री तक सब ट्रॉपिक जोन में है इंडिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग बीचों बीच से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east, almost half of the country lying south to the Tropic of Cancer।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो भी एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। अब बाकी जो नॉर्थ में जो एरिया है, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक, उसको सब ट्रॉपिक बोला जाता है। इंडियाज क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, तो इंडिया में ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड की बात किया जाए तो इंडिया में जो है माउंटेन भी है और समुद्र भी है। तो जो माउंटेनियस इलाका है वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, समुद्र किनारे जो मतलब कि समुद्र का इफेक्ट होता है। तो इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन है जिसका एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैड वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज 30 मीटर, इंडिया का कोस्टल एरिया का देखा है तो मैक्सिमम एलिवेशन वहाँ पे 30 मीटर है, मतलब एल्टीट्यूड के आधार पर भी काफ़ी वेरिएशन है। द हिमालयज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंटरिंग द सब कंटिनेंट, तो इंडिया में जो है कोल्ड विंड को आने से हिमालय रोकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट दिस सब कंटिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स कंपेयर टू सेंट्रल एशिया, इसके कारण से इंडिया में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है चाइना या फिर सेंट्रल एशिया के मुकाबले। अब प्रेशर और विंड सिस्टम की बात किया जाए, ठीक है, तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड, यानी कि वहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे प्रेशर विंड के बारे में, डिपेंड ऑन द लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड, है ना। तो द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इंडिया में कौन कौन सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज या ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन सब आधारों पे जो इंडिया का क्लाइमेट डिपेंड करता है प्रेशर विंड में, प्रेशर या विंड के आधार पे। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, प्रेशर और सरफेस विंड को भी, उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन को भी, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन, चारों चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी यहाँ पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम लोग इसको एकदम ईजी बनाकर पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड वाले रीजन में लाई करता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड वाले रीजन में लाई करता है, इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड रीजन में रहता है, एग्जिस्ट करता है। दिस विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल का अंदर 23.5 डिग्री से ऊपर और 66 डिग्री से नीचे, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वहाँ से हवा राइज करता है। दे ब्लो साउथवर्ड, तो वहाँ से मतलब कि साउथवर्ड नीचे आता है 66 डिग्री के आसपास से, 66 डिग्री नॉर्थ जो है वहाँ से लगभग नीचे आता है। दे ब्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड राइट टू कोरियोलिस इफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है पहले जानिए। एक एपरेंट फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स लगता नहीं है, एक अनुमानित फोर्स है, एपरेंट यानी इमेजिनरी फोर्स है, ऐसा बोल सकते हैं। काउज बाय द अर्थ रोटेशन, जो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, रिवोल्यूशन नहीं, रोटेशन के कारण होता है। कोरियोलिस इज रिस्पांसिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा होता है वो राइट मुड़ जाता है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा होता है वो लेफ्ट मुड़ जाता है। तो याद रखिएगा SL साउदर्न में लेफ्ट और नॉर्दर्न में राइट, SLNR, ठीक है, ऐसा जैसे आपको याद रखना है उस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। हम इसी तरीके से याद रखते हैं SLNR, ठीक है, यानी श्रीलंका, इस तरीके से। तो साउथ में जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो ऊपर से हवा आ रहा है 66.5 डिग्री के आसपास से, वो राइट मुड़ेगा, तो ऊपर से आने समय राइट ऐसे हो जाएगा, है ना, ऊपर के उधर से यदि कोई सामने से आदमी आ रहा है तो उसके लिए राइट तो ये वाला पोर्सन होगा ना, इधर से कोई जाएगा तब उसके लिए राइट ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ बताया कि द फ्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और राइट फ्लो मुड़ जाता है वो लोग, और जो इधर हाई प्रेशर होता है, इक्वेटर के पास लो प्रेशर होता है, तो उसके तरफ हो जाता है। जनरली दिस विंड कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, जनरली इसमें जो है काफ़ी कम मात्रा में मॉइस्चर होता है, एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, क्योंकि ये लैंड के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, मतलब समुद्र से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, ये ज़मीन से ओरिजिनेट होते हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसलिए ये जो है काफ़ी कम मात्रा में बारिश लाते हैं या फिर बारिश नहीं लाते हैं। हेंस तो बताया जा रहा है कि इंडिया में इस तरीके के यदि आता है तब तो इंडिया को एक एरिड लैंड होना चाहिए था, इंडिया को काफ़ी मतलब सूखा प्रदेश होना चाहिए था, यहाँ बारिश नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। याद रखिए कोरियोलिस इफेक्ट का जो हम बताएं कि नॉर्थ में जो है राइट में और साउथ में जो लेफ्ट में मुड़ जाता है, इसको हम लोग फेरेल्स लॉ बोलते हैं, फेरेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा पूछा सकता है कि फेरेल्स लॉ क्या है, तो कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ के बारे में बताइएगा। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जो हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो आता है हवा, ठीक है, और राइट मुड़ जाता है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, और इसमें काफ़ी कम पानी होता है, काफ़ी कम मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये तो लैंड से ओरिजिनेट होता है, तब तो इंडिया को एक सूखा प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन इंडिया सूखा प्रदेश नहीं है। तो क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ऑफ इंडिया आर यूनिक, तो इंडिया के लिए एक यूनिक व्यवस्था किया गया है भगवान के द्वारा। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, तो हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, विंटर के समय
देर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओशियन इन द साउथ। साउथ में ओशियन है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, हिमालय में हाई प्रेशर होता है। तो जो कोल्ड ड्राई विंड होता है यहाँ से ट्रैवल करता है ना। जो ठंडा और सूखा हवा होता है, ड्राई विंड होता है, वो यहाँ से फ्लो करता है, हाई से लो यहाँ पे ट्रैवल करता है, यानी कि हिमालय से इंडियन ओशन की तरफ जाता है। ठीक है। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप पर इंटीरियर एशिया। तो और गर्मी के दिन में देखा जाए तो एशिया के इंटीरियर हिस्सा में लो प्रेशर डेवलप होता है, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाका में, मतलब कि पंजाब हरियाणा वाले इलाके में, पाकिस्तान की तरफ जो इलाका है वहाँ पे भी लो प्रेशर डेवलप होता है। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस काउजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। तो जो हवा अभी हिमालय से वो इंडियन ओशन की तरफ गया था, ठीक है, क्योंकि हिमालय के पास लो था और समुद्र में हाई था, हिमालय में हाई था, समुद्र में लो था। अब क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, पाकिस्तान का बॉर्डर वाला जो इंडिया है, वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और समुद्र के पास लो प्रेशर हो जाता है गर्मी के दिन में। तो हवा यहाँ से ट्रेवल करेगा इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस काउजेज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर टू द साउदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेज द इक्वेटर एंड टर्न राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट। तो इस कारण से क्या होता है, समुद्र से हवा चलता है, क्योंकि समुद्र में लो हो गया है और यहाँ पे समुद्र में हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे देख सकते हैं ना, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास पंजाब हरियाणा वाले रीजन में लो प्रेशर हो गया और समुद्र में हाई प्रेशर हो गया। तो हाई से लो की ओर जैसे ही हवा चलता है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो राइट मुड़ जाता है। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो राइट मुड़ गया, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, है ना। राइट जैसे ही मुड़ता है उसके बाद क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं। तो राइट मुड़ता है इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, इसलिए हम लोग को साउथ वेस्ट मानसून इसको बोला जाता है, क्योंकि जो इंडिया का ईस्ट वाले रीजन है यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, आगे हम लोग मैप में इस बात को देखेंगे। दिस विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशन गैदर मॉइस्चर, ओशियन के ऊपर से ट्रेवल करता है, वहाँ से मॉइस्चर लेता है, वहाँ से पानी लेता है और पूरे इंडिया में बारिश का बौछार करते हुए चला जाता है। तो द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। तो ये तो हो गया कि इस तरीके से बारिश कैसे होता है इंडिया में। अब बारिश जो है बाइफर्केट होता है। इंडियन मानसून को काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद वेस्टर्ली क्या होता है, ईस्टर्ली क्या होता है, सब कुछ इसमें पढ़ना है। बस एकदम ईजी वे में समझते जाइए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ध्यान देते जाइएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जेट स्ट्रीम एक्चुअली है क्या? स्ट्रीम यानी धारा, जेट यानी जो काफ़ी तेज है ना, जेट बोलते हैं ना, फ्लाइंग जेट, इस तरीके से। तो दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे, इंडिया मतलब कि ज़मीन से लगभग 12,000 मीटर 12 किलोमीटर के हाइट पे। ठीक है, दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड। तो वेस्टर्ली विंड का हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब कि पछुआ हवा है ना, पश्चिम की तरफ से हवा आ रहा है काफ़ी हाइट पे, ज़मीन पे नहीं, काफ़ी हाइट पे, 12,000 मीटर के हाइट पे, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है ना, ओजोन का, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर, डिफरेंट लेयर है ना, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से मीजोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, वेस्टर्ली विंड आ रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है 12,000 मीटर के हाइट पे, तो उसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर इन समर टू 144 किलोमीटर इन विंटर। तो समर में इसका जो स्पीड होता है 110 किलोमीटर पर आवर होता है और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर होता है। ये हवा हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़मीन पर नहीं फ्लो करता है, 12,000 मीटर ऊपर फ्लो करता है। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ऐसा बहुत सारा जेट स्ट्रीम फ्लो करता है। ठीक है, द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कांस्टेंट कौन है, जो अधिकांशतः फ्लो करते रहता है? तो मिड लैटिट्यूड यानी तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास जो फ्लो करता है लैटिट्यूड। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल मतलब वही 23 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास तक। ठीक है, तो उसको मिड लैटिट्यूड या सब ट्रॉपिकल के आसपास बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, उसके बाद हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर मंथ। ठीक है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक वेदर फेनोमेना है, कब का? तो विंटर मंथ में। ब्राउट इन बाय द वेस्टर्नी फ्लो ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन से वेस्टर्ली फ्लो आता है, मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वहाँ से एक वेस्टर्ली हवा आता है। ठीक है, उसके द्वारा एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है विंटर के महीना में, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जो अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होता है, फिर जनवरी के आसपास जो बारिश होता है, वेस्टर्ली के कारण होता है, इतना याद रखिएगा। तो मेडिटेरियन रीजन से जो हवा आता है इन्फ्लुएंस करता है
इंडिया के वेदर को, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के वेदर को। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मानसून, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे यहाँ मानसून के समय आकर होता है, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आता है और अक्टूबर नवंबर में भी होता है। एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, जैसे अभी अम्फान साइक्लोन आया हुआ है अभी, है ना, अभी हम मतलब कि मई 2020 में अम्फान साइक्लोन आया था, तो ये जो है एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नॉर्मल महीना जो होता है ठंडा के महीने के आसपास होता है, ठीक है। तो ये ईस्टर्ली के कारण होता है, न कि वेस्टर्ली के कारण। दिस डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से यहाँ आते हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन है ना, मतलब 12,000 मीटर के ऊपर। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो, जिसमें काफ़ी मतलब कि इंडिया कहाँ पे आता है 8 डिग्री से 37 डिग्री। वेस्टर्ली कहाँ फ्लो करता है 23 डिग्री से मिड लेटीट्यूड तक, यानी कि लगभग 45 डिग्री तक, यानी कि इंडिया में इतना दूर में तो जेट स्ट्रीम रहेगा। दैन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज जेट स्ट्रीम, ठीक है। द जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 27 से 30 डिग्री तक। देयरफॉर दे आर कांस्टेंट नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और मिड लेटीट्यूड का भी जेट स्ट्रीम होता है, जैसा कि हम लोग देखे थे। इंडिया में जो जेट स्ट्रीम है, ओवर इंडिया दिस जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय। इंडिया में जो जेट स्ट्रीम है हिमालय के साउथ में ब्लो करता है, क्योंकि हिमालय कहाँ है, जम्मू कश्मीर के आसपास में। जम्मू कश्मीर में तो 37 डिग्री है, और ये जेट स्ट्रीम कहाँ फ्लो करता है 30 डिग्री के आसपास, है ना। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर, समर के अलावा सालों भर इसमें वेस्टर्ली फ्लो करता है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस्ड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाई वेस्टर्ली फ्लो। तो जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहने का मतलब साइक्लोन नहीं आता है, बारिश आता है, ठीक है। एक्चुअली ये पानी अपना मेडिटेरियन से उठाता है, ठीक है, और जो ईस्टर्ली के कारण जो साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल से उठाता है, जिसके कारण से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्राउट इन बाई वेस्टर्ली फ्लो। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो जैसे जैसे सन मूव करता है, सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम जो है उसी तरीके से मूव करता है। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुला, और पेनिनसुला रीजन पे कौन ब्लो करता है, तो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो करता है अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़े इसके बारे में, इंडिया का प्रेशर और विंड के बारे में, ठीक है। आई थिंक कोरियलिस इफेक्ट, जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इंडियन मानसून के बारे में पढ़ने चलते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। इंडिया का जो क्लाइमेट है काफ़ी स्ट्रांगली जो है मानसून विंड के द्वारा इफेक्ट पहुँचता है इसको, ठीक है। द सेलर हु केम टू इंडिया इन प्री हिस्टोरिकल टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेना ऑफ मानसून। तो मानसून का फेनोमेना जो है पहली बार उन समुद्र नाविकों के द्वारा लगाया गया जो इंडिया में आते थे व्यापार करने के लिए। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम, उस विंड सिस्टम के रिवर्सल के कारण उनको बेनिफिट मिलता था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो आ रहे थे उसी से हवा बहता था, तो उनको थोड़ा सा कम ज़्यादा मतलब कि कम उनको मेहनत करना पड़ता था इंडिया पहुँचने के लिए। खास करके अरब के जो लोग आते थे, मौसम एक वर्ड है, उसी से मानसून बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें बात की उसी को यहाँ पे डायग्राम की मदद से दिखाया गया है, ठीक है। ट्रॉपिकल जेट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये सब जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल ईयर रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। मानसून जो है इंडिया में इस रीजन में इन्फ्लुएंस किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए कौन कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड और वाटर का जो हीटिंग और कूलिंग का जो डिफरेंस है, उसका जो टाइम पीरियड, गर्म होने और ठंडा होने के टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ITCZ क्या होता है अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे। तो ITCZ का शिफ्ट हो जाना, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर। समर में जो है शिफ्ट हो जाता है ओवर गंगा प्लेन, ठीक है। दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मल पोजीशन ऑफ 5 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो हम लोग ITCZ के बारे में पढ़ लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज अ ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में जो है एक लो प्रेशर का एरिया है, ऐसा आप समझ लीजिए। नॉर्मली इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है, अब बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, उतने दूर का एक लो प्रेशर एरिया है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कंजर्व। तो नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेड विंड है
और साउथ ईस्ट का जो ट्रेड विंड है दोनों यहाँ पे आकर मिल जाता है, इसी के लिए नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, कन्वर्ज कर जाता है। दिस कन्वर्जेंस माइड लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो ये जो है गर्मी और ठंडा के मौसम में, मतलब जैसे जैसे सन मूव करता है, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि इस तरह से इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो 22 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट सामने सन होता है, ठीक है। उसके बाद सन नीचे आते लगता है, और सॉरी 21 जून को, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने सन होता है, ठीक है। तो सन यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर ऊपर जाने लगता है, फाइनली 21 जून को यहाँ पहुँच जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे सन मूव करता है तो ये 5 डिग्री वाला जो बेल्ट है ना, ITCZ का जो बेल्ट है जो इक्वेटर के पास मिलता है आकर के, वो ऊपर नीचे सन के साथ होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात किया गया है कि गर्मी के दिन में जो है एक गंगा प्लेन के आसपास शिफ्ट हो जाता है। क्यों? गर्मी का दिन कब आता है इंडिया में? 21 जून के आसपास, जून के महीने में होता है। और जून के महीने में एक सन कहाँ पे रहेगा? एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने रहेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट सामने रहेगा तो ITCZ कहाँ पे रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने रहेगा, है ना। तो ITCZ का शिफ्ट हो जाना भी इंडिया के मानसून को अफेक्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ईस्ट ऑफ मडागास्कर, मडागास्कर ओशियन जो है, सॉरी मतलब अफ्रीका के पास, अफ्रीका का जो रीजन है, यहाँ पे एक मडागास्कर आइलैंड आपको दिखेगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर अप्रोक्सीमेटली ऑफ 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में इक्वेटर तो उसके नीचे 20 डिग्री के आसपास वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, तो इससे भी इंडियन मानसून को अफेक्ट पहुँचता है। नेक्स्ट है द तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड, तिब्बत का जो प्लेटू काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है समर में, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, तो गर्म हो जाता है तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और समुद्र में हाई प्रेशर हो जाता है। हम लोग अभी पढ़ें कि मडागास्कर में हाई प्रेशर हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा बहेगा, है ना। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, हिमालय के नॉर्थ में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फ्लो करना, एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का होना, ये सब मिलजुल के इंडिया के मानसून को यहाँ पे एक अच्छा मानसून क्रिएट करवाते हैं। ITCZ क्या होता है हम लोग अभी पढ़ें। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो बी नोटिस द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द साउदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। साउदर्न ओशन जो मतलब कि इंडियन ओशन के नीचे वाला जो हिस्सा है, सदर्न ओशन जिसको कहते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन, इस तरीके से 4 ओशन है। तो सदर्न ओशन जो है वहाँ पे भी एक देखा गया है कि नोटिफाइड द चेंजेज इन प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन, सदर्न ओशन में भी प्रेशर में चेंज आता है, वो भी इंडिया के मानसून को अफेक्ट करता है। नॉर्मली वेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न एंड साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेज हाई प्रेशर, ठीक है, जब ईस्टर्न और साउथ पैसिफिक ओशन जो है, मतलब साउथ पैसिफिक ओशन जो है जब हाई प्रेशर होता है, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जैसे यदि जिस समय पैसिफिक ओशन का साउथ हिस्सा जो है, साउथ ईस्टर्न हिस्सा, ठीक है, हाई प्रेशर पे होता है, उस समय इंडियन ओशन का जो हिस्सा होता है, ट्रॉपिक ईस्टर्न इंडियन ओशन जो होता है वो लो प्रेशर करता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर, इंडियन ओशन में लो प्रेशर, तो हवा किधर से बहेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब पैसिफिक से इंडियन ओशन के समय। बट इन सर्टेन ईयर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, मतलब कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर और पैसिफिक में लो प्रेशर हो जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, ये जो पीरियोडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशन में, इसको हम लोग सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। तो सदर्न ऑसिलेशन क्या है? पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है तो इंडियन ओशन में लो प्रेशर हो जाता है, यदि पैसिफिक में लो होता है तो इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है। इसी ये मतलब अल्टरनेटली चलते रहता है, एक साल इधर, एक साल इधर, एक साल इधर, तो उसको हम लोग सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती, तहीती पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, 18 डिग्री साउथ पे है, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट इंटेंसिटी ऑफ मानसून। तो प्रेशर कैसे मापते हैं, मतलब कहाँ पर का प्रेशर मापेंगे? तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का प्रेशर मापेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में आता है, और पैसिफिक ओशन का तहीती और ऑस्ट्रेलिया का डार्विन, वहाँ का प्रेशर को मेजर किया जाता है, और देखा जाता है कि किधर से किधर जो है लो प्रेशर है, किधर हाई प्रेशर है, ठीक है। इधर प्रेशर डिफरेंस पर निगेटिव, तहीती से यदि माइनस करेंगे डार्विन को, तहीती का जो प्रेशर है उसको यदि डार्विन के प्रेशर से माइनस करेंगे, तहीती माइनस डार्विन, ठीक है, यदि निगेटिव आता है इट मीन एवरेज एंड लेट मानसून, तो इसका मतलब होता है कि एवरेज मानसून होगा, लेट मानसून होगा। यदि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि अच्छा खासा मानसून होगा इंडिया में, ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। उसके बाद एक अल्नीनो का फेनोमेनन आता है। अल्नीनो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, तो पेरू एक देश है, ठीक है, पेरू एक देश है। अल्नीनो फेनोमेनन इन विच अ वार्म ओशन करेंट डेट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करेंट। तो देखिए एक्चुअली है क्या, पेरू एक देश है,
उसके पास से ओशियन करंट जो फ्लो करता है उसका नाम है पेरू ओशियन करंट और हम्बोल्ट ओशियन करंट। 2 ओशियन करंट वहाँ से फ्लो करता है, पेरू और हम्बोल्ट, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पेरू और हम्बोल्ट दोनों कोल्ड करंट है, याद रखिए ये दोनों कोल्ड करंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस कोल्ड करंट के जगह पर एक वार्म करंट पास करने लगता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस कोल्ड करंट की जगह पर वार्म करंट पास करने लगता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता है क्या कि एल नीनो जब फेनोमेनन व्हिच वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट 2 to 5 ईयर। तो ये कब होता है, 2 से 5 साल के बाद होता है। तो जब वहाँ पे वार्म करंट पास करने लगेगा तो वार्म करंट मतलब इधर लो प्रेशर हो जाएगा, है ना, और इंडियन ओशन में फिर हाई प्रेशर हो जाएगा। इसके मुकाबले एक्चुअली इंडियन ओशन का प्रेशर सेम ही है, लेकिन यहाँ पे पहले कोल्ड करंट था, अब यहाँ पे वार्म करंट हो गया, तो इसी यही अपना प्रेशर घटा लिया है ना। इस कारण से बारिश यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, तो इंडियन ओशन से पानी इधर जाने लगेगा, तो इंडिया पे इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो एल नीनो जब भी आता है तो इंडियन ओशन पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी के उल्टा को हम लोग ला नीना बोलते हैं। ला नीना क्या बोलते हैं, जब एल नीनो सुधर जाता है, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो मतलब कि इधर वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगता है और इंडियन ओशन तो अपना नॉर्मल है, ये है जैसे पहले था, ठीक है। तब इधर हो जाता है हाई प्रेशर, इधर हो जाता है लो प्रेशर, तो पानी इधर से इधर आएगा, तो इंडियन मतलब कि इंडिया में अच्छा बारिश होगा, तो उसको बोलते हैं ला नीना, ठीक है। तो एल नीनो और ला नीना यहाँ पे ये है। एल नीनो का नाम क्यों रखा गया, तो एल नीनो इज द नेम गिवन टू पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ पेरुवियन करंट, ठीक है। पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट को टेम्पररी रिप्लेस किया जाता है एल नीनो के द्वारा। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड। एल नीनो का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा, चाइल्ड, ठीक है। रेफर्स टू अ बेबी क्राइस्ट, खास करके बेबी क्राइस्ट मतलब कि जो क्रिश्चियन के जो देवता हैं उनके बेबी फॉर्म को एल नीनो बोला जाता है। एंड दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, और ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्रिसमस के समय एल नीनो आता है, अधिकांशतः जो है क्रिसमस के समय में एल नीनो आता है। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड टू इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल नीनो ला नीना इंडियन ओशन को क्या क्या अफेक्ट करता है इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑनसेट ऑफ द मानसून। आई थिंक ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑलरेडी ये वीडियो 32 मिनट लंबा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे द ऑनसेट ऑफ द मानसून से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग एल नीनो और ला नीना को कवर किए हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हमसे जितना हो पाया इसको ईजी वे में समझाने की कोशिश किए हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा सुने और समझें इसको। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।